चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जी धन्यवाद। चांदनी चौक नमस्ते। से सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक सैंपलिंग करना चाहते हैं, सत्य बहुमत के आधार पर जनता का समर्थन चांदनी चौक से हासिल करना चाहते हैं और चांदनी चौक में सत्य बहुमत की जीत होती है तो पूरे हिंदुस्तान में ये उदाहरण बनेगा। और इसी उदाहरण के साथ कि जनता के बहुमत से, सच्चे बहुमत से सत्य बहुमत की सरकार बननी चाहिए, आप इस मकसद के साथ आ रहे हैं। मिशन सत्य बहुमत के बारे में स्वयं सत्यदेव चौधरी जी से जानना चाहता हूं कि मिशन सत्य बहुमत क्यों जरूरी है। जी जी धन्यवाद प्रेम जी। तो अब बात यह है, यदि आज की हमारी आजादी के बाद से लेकर आज तक 75 साल की राजनीति में यदि सत्य बहुमत की राजनीति होती तो आप ये देखिए कि जो ये आज मिशन चंद्रयान का जो मिशन हुआ, ये आज से नहीं बहुत पहले हो चुका होता। ये इतनी देर तक इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उलझ पुलझ राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंदर बहुमत का ही निर्णय नहीं है, तो इसके अंदर और सारी बातों का तो होने का सवाल ही क्या था। और जी, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकते हुए दर्शकों को का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप एक बात कह रहे हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था अगर हमारी मजबूत होती तो हमारे जो चंद्रयान जैसे मिशन हैं वो और ऊंचाई पर होते। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अंतरिक्ष की यात्रा है भारत से 1 साल पहले शुरू हुई थी। भारत में 1962 में शुरू हुई, पाकिस्तान में 1961 में शुरू हुई, लेकिन वहां राजनीतिक व्यवस्था हमसे भी बदतर है। वहां कोई राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं रही, कभी सैनिक तानाशाही, कभी लोकतंत्र का ढोंग, यही सब चलता रहा और आज तक नहीं बन पाई। नतीजा है कि वो कहीं भी हमारे सामने टिका नहीं है। चाइना है, चाइना में राजनीतिक व्यवस्था किसी हद तक, किसी नजरिए से मैं तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि बेहतर है। तो वहाँ जो विज्ञान है वो ज्यादा उन्नत है। तो ये आप कहना चाहते हैं और दर्शकों के सामने मैंने जानबूझकर इस पॉइंट को एलोबरेट किया। जी चौधरी साहब। बिल्कुल, देखिए प्रेम जी, राजनीतिक व्यवस्था ही सब चीजों का आधार है, सारी उन्नतियों का, सारे विकास की भूमिका है। और अगर राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए इतना देर हुआ इस कार्यक्रम के अंदर, और नहीं तो ये पहले पता नहीं कितना पहले हो चुका होता। और देखिए, जितने कम पैसों के अंदर हमारे ये इसरो के वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को विशेष रूप से बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने इतने कम लागत के अंदर, इतने कम खर्चे के अंदर इस सारे मिशन को उन्होंने सफल बनाया। बल्कि इससे ज्यादा पैसा तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज खरीदने में पैसे लग जाते हैं। जी जी। और कितनी सरकारों के, मध्य प्रदेश की सरकार देख लो, महाराष्ट्र की सरकार देख लो, इससे कहीं कितने गुना ज्यादा पैसा तो इनके भ्रष्टाचार को के रूप के अंदर इनके सरकारों को तोड़ फोड़ करने में लग जाते हैं। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही तो है ना, ये सारी के सारी बातें। अगर राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती तो इस काम को करने में 75 साल का तो मतलब ही नहीं था, बहुत कम पहले भी हम इसको काम को कर चुके होते। प्रेम जी। जी जी। मैं इससे पहले कि मिशन सत्य बहुमत पर आऊं, मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चंदा मामा दूर के अब ना हो करके चंदा मामा टूर के हो, हम लोग कहेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा तंग नजरिया है? चंद्रयान मिशन सिर्फ क्या टूर करने के लिए है? जी। तो अगली बार ऐसा करेंगे ना, अगली बार जब कोई चंद्र मिशन या चंद्रयान का मिशन होगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और इन्हीं के साथ में इनके जो साथी, इनको बिठा के भेजेंगे, चंदा मामा की टूर करके आइए, चंदा मामा की सैर करके आइए,
और अच्छे से फोटो खींच के लाना, भेजना वहां से नमूने चांद के, कैसे होगा, कैसे 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 ट्यूरिंग होती है। तो ये तो देखिए शब्दों को जोड़ तोड़ के किसी तरीके से भी करना, और बल्कि जिस पल को मैं जहां तक समझता हूँ, जिस पल को हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे, वो 6:04 पर या उससे और 10-15 मिनट पहले से, कि हम वो कैसे लैंड होगा चंद्रयान, उसके बीच के अंदर किस तरीके से मोदी जी को फ्रेम में लाया गया फोटोओं के अंदर, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके की मानसिकता है। अरे भाई, जिस चीज को हमने देखना था वो हम देख नहीं पाए, जिस चीज को हमने सुनना था वो हम सुन नहीं पाए। तो ये कैसी क्या क्या व्यवस्था है ये। अब जो सारा काम अगर मान लो इन्होंने मोदी जी नहीं करना है, तो भी ठीक है, कर लो, फिर तो कोई बात ये नहीं। चौधरी साहब आप बहुत सही कह रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में भी, सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारी परंपराएं इसी तरीके से मार्ग में आ खड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं सत्य बहुमत हो और बीच में कोई हमारे सामने कुछ और रूप में आ जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए क्या कहते हैं, दल बदल कानून आ जाता है, नोटा आ जाता है, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है, और मतलब चुनाव सुधार के नाम पर जो चीजें आती गई हैं, वो उससे सत्य बहुमत और दूर हुआ है। हम सत्य बहुमत के नजदीक आ नहीं पाए हैं। आते आते हमसे छीन जाता है, वो नहीं आ पाता, क्योंकि उस नाम पर कुछ और चीजें हो जाती हैं। तो मैं आऊंगा ओम जी आपके पास, थोड़ा सा सत्यदेव चौधरी साहब से समझना चाहते हैं हम लोग जी। तो वो तो देखिए, इस राजनीतिक व्यवस्था का जहां पर कोई सिद्धांत नहीं हो, कोई बहुमत की परिभाषा नहीं हो, कोई ऐसा संविधान नहीं हो, तो ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई ये चुनाव ही क्यों करवाते हैं हम लोग। चुनाव करवा के अगर हमने एक ही आदमी की पूजा करनी है, एक ही आदमी की फोटो दिखानी है, एक ही आदमी की हम बात करना चाहते हैं, तो फिर ये चुनाव करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव करवाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन ठीक है, ये तो है गलत, आप बताने की ये चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन मिशन सत्य बहुमत बताइए ना, गलत को सही करने का जो रास्ता है वो बताइए दर्शकों। देखिए, मिशन सत्य बहुमत हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुमत की परिभाषा स्पष्ट हो, चुनाव होते ही बहुमत निर्धारित हो जाए कि इस पार्टी का या इस नेता का बहुमत बना और इसके बहुमत से सरकार बनेगी। हम ये चाहते हैं कि जिस बहुमत की परिभाषा नहीं है, उस बहुमत की परिभाषा तय हो जाए, और वो परिभाषा हम इस तरह से करना चाहते हैं कि आज के दिन जैसे सांसदों के बहुमत से आप सरकार बनाने की बात करते हो, हम वो सांसदों के बहुमत से सरकार नहीं बनाएंगे। सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर हम सरकार उस राजनीतिक दल की बनाएंगे जिसको अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हों। भले ही उसके उम्मीदवार हार गए या कितने भी जीत गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको वोट ज्यादा मिले वो उम्मीदवार जीत गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। लेकिन जिस पार्टी को भले ही उसके उम्मीदवार हार गए, उसके भी वोट उसके अंदर कुल वोटों में जोड़ेंगे, और अगर उनके कुल वोट अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में ज्यादा हैं, सबसे अधिक हैं, तो हम उसको बहुमत मानते हुए उसका एक कानून बनाएंगे पार्लियामेंट के अंदर कि भाई बहुमत हम उसको बोलेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हैं, ना कि सबसे ज्यादा सांसद। और उसी के साथ साथ एक ये विप और दल बदल के कानून जो आज बने हुए हैं, जितने भी नियम है इस तरीके के, उन सबको हम खत्म कर देंगे। जीतने के बाद में वो सारे सांसद जो भी होंगे वो पूरे देश के हैं, ना कि एक अमुक पार्टी के, एक राजनीतिक दल के। क्योंकि जो भी कानून बनता है वो बनता तो पूरे देश के लिए है ना। फिर वो एक पार्टी, एक राजनीतिक दल ने अपने सारी सांसदों को एक विप के द्वारा उसको ऑर्डर दे दिया भी आपको इस बिल के पक्ष में बात करनी है या विपक्ष में बात करनी है, और वो सारे का सारे गुलामों की तरह जैसे उनका नेता कहता है, जैसे उनका विप का इंचार्ज बोलता है,
वो वैसे ही करेंगे, हाँ कहना है तो हाँ ही कहेंगे, ना कहना है तो ना ही कहेंगे। तो ये तो एक गुलामी के जी सिवाय जी, कुछ नहीं है ना। सत्य बहुमत सही है, इससे व्यवस्था बदल जाएगी, जनता के सपने पूरे होंगे, उसके दुख दर्द पूरे होंगे। लेकिन सत्य बहुमत का रोड मैप क्या है, ये कैसे संभव होगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। भाई देखिए प्रेम जी, राजनीति करनी पड़ेगी ना, इसका रोड मैप तो राजनीति से ही है। आज भी तो आप 75 सालों से किसी न किसी राजनीतिक व्यवस्था को वोट दे रहे हैं और ऐसी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो यहाँ के मतदाता फिर भागीदार बन गए इस भ्रष्ट राजनीति के। अब इसका रोड मैप तो यही है ना कि जो राजनीतिक व्यवस्था आज की है उसको हमने समझने की कोशिश करी कि आज की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत क्या चीज है। वो आपको पता लगा कि भाई ये बहुमत की कोई परिभाषा है ही नहीं। तो अब इसका रोड मैप हमने ये बनाया कि बहुमत कैसे बनेगा। वो स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि बहुमत उस राजनीतिक दल का बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, और उसके बाद में जब सत्य बहुमत की सरकार बन गई तो इसका मतलब वहां पर आपको जितना भ्रष्टाचार के रूप के अंदर हमें बहुमत बनाने की आवश्यकता पड़ती है आज की राजनीति में, उसकी तो आवश्यकता नहीं होगी ना। एक मोटी मोटी जी बात की बात करें कि भ्रष्टाचार के दम के ऊपर जो आज सरकार बन रही है, बलात्कारियों के दम के ऊपर जो सरकार बन रही है, अपराधियों के दम के ऊपर सरकार बन रही है, वो तो कम से कम रुक जाएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा ना बिल्कुल। और जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो फिर उसके बाद में विकास की, रोजगार की, सही मायने के अंदर आर्थिक विकास की बात होगी। जो आज के दिन जितनी असमानता है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, उतनी तो असमानता नहीं होगी। हम कृषि के ऊपर, जैसा अभी ओमनाथ जी बात कर रहे थे कि सड़क बनाने के नाम के ऊपर एक छोटे से किसान की जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, वो जमीन चली गई तो वो क्या करेगा? एक बारी मुआवजा लेके क्या कर लेगा उस पैसे का? उस पैसे से ज्यादा कोई चाय की दुकान खोल लेगा, ज्यादा कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेगा। वो आदमी, वो किसान क्या काम करेगा? कोई घरेलू धंधा भी नहीं कर सकता, उसको तो खाली खेती ही करनी आती है। खेती आपने छीन ली उससे, तो खेती छिन जी जाने के बाद में तो उसका तो जीवन ही नरक हो गया, भिखारियों का जीवन हो गया। खेती के अंदर कम से कम वो मालिक तो था अपनी जमीन का, अपनी खेती का, तो वो मुनाफे का सौदा होने के बजाय वो तो घाटे में बदल गया। तो इसका रोड मैप यही है जी कि हम कृषि के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, हम पर्यटन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और आयुर्वेदिक उपचार के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन इसका चौधरी रोड साहब, मैप हम को ध्यान आपको में थोड़ा रखते सा हुए ध्यान सब ध्यान लोगों को आपका काम लेना मिलेगा, चाहते सब हैं। लोगों का स्वाभिमान बढ़ेगा, सब लोग। जी जी जी, हम थोड़ा सा आपका ध्यान लेना चाहते हैं कि देखिए, जो बातें आज आप कह रहे हैं, जी स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना, खेती पर ध्यान देना, और छोटे मझोले उद्योग भी, जाहिर बात है कि आपकी चिंता में शामिल हैं। आप याद कीजिए, आज़ादी से पहले जबकि हम लोग गुलाम थे, और जब आज़ादी का सपना देखने वाले लोग थे, वो नमक सत्याग्रह करते थे, स्वदेशी की बात करते थे, और आज़ादी का सपना दिखाते थे कि आज़ादी मिल जाएगी तो हम सबका भला हो जाएगा। लेकिन देर से ही सही, लंबा वक्त लगा लोगों को समझने में, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा, और भी बहुत सारे फैक्टर थे, और देश आज़ाद हुआ। एक बार फिर हम 75 साल बाद वही बात कर रहे हैं चौधरी साहब। जी हाँ, तो बिल्कुल बात यही हुई कि 75 साल पहले भी हमने एक ऐसी राजनीतिक आजादी तो ले ली, किसी तरीके से भी आजादी ली ही नहीं। हमने कोई ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट किया अंग्रेजों से, लेकिन हमारी विडंबना और दुर्भाग्य हमारा ये रहा, देश का भी और देशवासियों का भी, कि उसके बाद में आजादी के आरंभ से ही हमने एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई। यदि हम अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बना 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 दिए होते
तो फिर आज हमारे को ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं थी। आज हम करीब करीब वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब हमारे पास अच्छी एक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं है तो फिर चाहे जितने मर्जी सड़कें बनाते रहिए, जितने मर्जी पुल बनाते रहिए, ये तो लोगों को एक जुमलेबाजी ही है। लोगों को नाटक करके दिखाना है कुछ ना कुछ लोकतंत्र के नाम का, विकास के नाम का, तो ये है नहीं। लेकिन जिस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जहां देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता हो, और अगर आप ऊपर ऊपर वालों के अगर 150 लोगों की आय को, अगर धन संपदा को छोड़ दिया जाए पूरे 140 करोड़ लोग के देश के अंदर, तो उसके बाद तो जो नीचे बचे हुए लोग हैं उनके तो आज के दिन जो पर कैपिटा इनकम है उससे भी और बहुत कम हो जाएगी। जो कि आज के दिन हमारी जो कई गरीब से गरीब देश जो लोग हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उनसे भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। तो ये विकास नहीं हुआ। असमानता इतनी ज्यादा है कि कोई तो पता नहीं कितने कितने मिलियन बिलियन का मालिक बन गया और किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है। ये भी तो फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था में है ना। और उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने देखे, एक तरफ तो हमारे पास ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं जो इतने कम लागत के अंदर, इतने कम समय के अंदर चंद्रयान जैसा मिशन बना के चांद के ऊपर पहुंच जाते हैं, और एक तरफ ऐसी असमानता है कि 2 जून की रोटी नहीं है खाने को लोगों के पास में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कम से कम एक समान शिक्षा का, स्वस्थ का, सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। वो ऐसा तो प्रबंधन होना चाहिए सरकार की तरफ से, वो भी नहीं है। तो वो कौन करेगा? बल्कि मैं तो अब यहाँ तक कह सकता हूँ कि भाई ऐसे विज्ञान का हमने क्या करना है जो रोटी नहीं मिले खाने को। तो पहले आपको खाना चाहिए, पहले आपको शिक्षा चाहिए, या खाली मुट्ठी भर लोगों को धनाढ्य बना के आपने ये कह दिया जी कि हमारी तीसरी इकोनॉमी बन गई, 5वीं इकोनॉमी बन गई, या पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है। तो खाली वो तो मुट्ठी पर चंद लोगों के भरोसे ही है ना, बाकी के लोगों का तो कुछ भी नहीं है। फिर इसी अर्थव्यवस्था के अंदर, इसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर तो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। कब रुकेगा फिर ये देना? अनाज हम बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बात सही है। किसी समय हम एक शाम अनाज नहीं खाएं, ऐसी अपील अपने प्रधानमंत्री तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री जी से सुने थे। और चौधरी साहब, आज जो अनाज पैदा कर रहे हैं उन्हीं की माली हालत इतनी खराब है कि 5 किलो अनाज उन्हीं को लेना पड़ रहा है सरकार से। जी भाई देखिए प्रेम जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है विकास, और बाकी के सब चाहे 90% से ज्यादा लोग गरीबी के अंदर, बेरोजगारी के अंदर जिए, भूखमरी में जिए, उसके बदले में अगर आपको मुट्ठी भर लोगों का ही विकास करना है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, तो वो तो राजनीतिक व्यवस्था है ही आपके पास में। अब क्या बदलाव करोगे इसके अंदर? वो तो फिर ठीक चल रहा है सब कुछ, फिर तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप आज आपसे या किसी से भी ये पूछा जाए कि आपको चंद्रयान चाहिए या भूखे को रोटी चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या पसंद करेंगे उन 2 बातों में से। सबसे पहले तो रोटी चाहिए जी बिल्कुल ना, बिल्कुल, रोटी रोटी खाना चाहिए, उसके बाद ही तो दिमाग काम करेगा। एक वैज्ञानिक भी तो शाम को दिन में 2 बारी 3 बारी कुछ खाना खाता होगा, तभी तो उसका दिमाग काम करता है। तो जो मूलभूत बात है उसको छोड़कर अगर हम ऐसे ही जुमलेबाजी करने लग जाएंगे तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जो रशिया का हाल हुआ है, या जो अमेरिका वाले भी थक गए इस सारे प्रोग्रामों को चलाने के अंदर, हमने क्या करना है इसका तकमा लेकर जी कि हम पहली बारी गए, दूसरी बारी गए, या तीसरा देश बन गए, या चौथा देश बन गए, जहां हमारे खुद की हालत इतनी खराब है, जहां हर कितने मिनट के अंदर कितना अपराध होते हो, कितने लोग गरीबी के अंदर जीते हो, कितना भ्रष्टाचार होता हो। ये भी तो तुलना करिए ना फिर आप दूसरे विकसित देशों के मुकाबले में। वो तो आप नहीं करेंगे। हमारी शिक्षा का क्या स्तर है? 75 साल बीत जाने
ये बात भी क्या फिर और पता नहीं कितने 75 साल बीतेंगे तब हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, तब बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा? कोई टाइम कोई निश्चित तो होगा ना, कोई कार्यक्रम निश्चित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक कितने बहुत टाइम के अंदर जरूरी अंदर बात कह रहे हैं क्या सत्यदेव चौधरी जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए, कि सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारे देश में तो सब कुछ है, एक्सप्रेस वे है, हवाई जहाज है, 5 स्टार होटल है, बड़े बड़े महानगर हैं, सब कुछ है, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ किसके लिए है? कुछ लोगों के लिए है, और ज्यादातर लोग जो हैं रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो हमारा फोकस उन ज्यादातर लोगों के लिए पहले होना चाहिए जिनको रोटी पहले प्राथमिकता में हो, लेकिन हम ध्यान दे रहे हैं चंद लोगों के लिए। यही तो राजनीतिक व्यवस्था का दोष है। वोट वो लोग देते हैं जो रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और उस वोट से सरकार जो बना रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से सुविधा संपन्न वर्ग है। यही बात महत्वपूर्ण कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। हाँ, तो देखिए, जब तक एक न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक हम विलासिता की बात सोचें भी कैसे। और सरकार का तो मतलब यही होता है ना कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के वर्ग को एक समानता देना, असमानता को दूर करना, भेदभाव पक्षपात को खत्म करना, यही तो सरकार का काम है। नहीं तो फिर हमारे को सरकारी व्यवस्था भी नहीं चाहिए। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है प्रेम जी, कि ये सरकारी व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है। ये बार बार ये प्रमाणित हो चुका है। इसी असमानता के कारण ही हमारी सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और आपको क्या चाहिए? कि जहां पर एक दिन के अंदर अंदर एक आदमी तो पता नहीं कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाएगा, और एक आदमी को खाली 2 जून की रोटी भी नहीं मिलेगी। ये क्या राजनीतिक व्यवस्था हुई? और फिर भी हम पता नहीं कैसे लोकतंत्र का उदाहरण देने लग जाते हैं कि ये गरीब आदमी का भी एक ही वोट है जी, और पैसे वाले का भी एक ही वोट है, धनाढ्य आदमी का भी एक ही वोट है। इसे आप तुलना करने लग जाते हैं। फिर तो उसकी वैल्यू क्या है? उसका क्या, मेरे को उसका महत्व क्या है उसके वोट का? जो पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं वो तो वोट डालने भी नहीं जाते, फिर भी उनकी सरकारें बन रही हैं, फिर भी उनके पक्ष में कानून बन रहे हैं, सारी योजनाएं भी उन्हीं के पक्ष में बन रही है, सारे काम उन्हीं के पक्ष में होते हैं, सब काम, सारी संपदा के सारे मालिक भी वही लोग हैं। जो लोग वोट डालते हैं उनको क्या मिला सिवाय गरीबी के, सिवाय दरिद्रता के? वोट डालने का उनको इनाम क्या मिला, ये बताइए आप? सिवाय उनको मूर्ख बनाने के और कुछ नहीं मिला। उनको इतनी बारी वोट देने के बाद भी उनको क्या मिला? यही तो हम चाहते हैं कि हमारा वोटर शक्तिशाली बने, हमारे वोटर का प्रभाव होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए उस वोटर की, यही हम चाहते हैं।